हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोगों ने देख रहा था प्रॉपर्टीज। बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देख लिया था, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप और साइज क्या होता है, रेगुलर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है ना। शार्प मेल्टिंग पॉइंट और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक ना। आज हम लोग को पढ़ना है उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लिखेंगे। पिछले क्लास में 5 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे, छठा प्रॉपर्टी लिखेंगे, लिखेंगे छठा प्रॉपर्टीज क्या था, लिखेंगे कि द हीट ऑफ फ्यूजन of crystalline solid is very high। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब बात आएगी कि सर हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलेंगे, तो हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि जब कोई भी सबस्टेंस का, कोई भी मैटर का, अगर उसका फिजिकल स्टेट यदि आप चेंज करते हो, उसके लिए जो हीट रिक्वायर होगा, उसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर आपके पास एक आइस का टुकड़ा है। क्या है ये, आइस है। ये आइस कैसा स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा ना। और हमने क्या करना है कि इसको लिक्विड में बदलना है। किसमें बदलना है, लिक्विड में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस आइस को हीट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो जब हमने क्या किया, इसको हीट किया, तो हीट करने से ये किस फॉर्मेट में आ गया भाई, लिक्विड स्टेट में आ गया लिक्विड स्टेट में। तो देखो ये हमारा आइस आपका सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड स्टेट से आ गया लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, इसके स्टेट ऑफ मैटर को मैंने चेंज कर दिया किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो जब लिक्विड स्टेट में आने के लिए सॉलिड को क्या करना पड़ा, हीट करना पड़ा। तो ये जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ जो हीट होगा, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ हीट होगा, दैट इज कॉल्ड क्या, हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है। यहां पर हम लोग को बोलता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल रेगुलर वे में अरेंज होते हैं, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ बहुत अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेकअप करने के लिए हम लोग को अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या होंगे, वेरी हाई होगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का टोटल 6 प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड। अब बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो पहले इसको नोट करो फटाफट। चलिए बिठाता हूं। आइए लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग को एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको एग्जाम्पल से ही मिलेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में कौन कौन होंगे, आयनिक सॉलिड जितने भी होंगे, लाइक में NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, AgBr हो जाएगा, CaF2 हो जाएगा, etc, ठीक है। इसके अलावा अदर एग्जांपल जो होगा, अदर जो होंगे लिखेंगे, डायमंड होगा आपका, डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएंगे, बेंजोइक एसिड होगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, KNO3, नैप्थेलिन बॉल होता है, जैसे हम लोग
देखिएगा, आप टॉयलेट में जाते हो तो वहाँ जो बना हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसके, जहाँ पर हम लोग अपना यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी गोलियां होती है, ठीक है ना, व्हाइट कलर की, उसको बोला जाता है नेप्थेलिन बॉल, NAPTHA, नेप्थेलिन बॉल आपका हो गया। इसके बाद आपका आइस हो गया, ये जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है, आइस बर्फ भी क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, क्रिस्टलाइन फ्लूइड होता है, आइस हो गए। इसके बाद शुगर हो गया, जो आप चीनी खाते हो, शुगर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे। इसके बाद आपको आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन हो गया, ठीक है ना, इससे सारे बहुत सारे होते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और आता है क्वार्ट्ज, है ना, ये भी क्या होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। तो गाइस इसको याद रखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन में, ठीक ना, कि पूछेगा कि NaBr और भी जैसे जोड़ सकते हो, NaBr है, ठीक ना, ये वाला एग्जांपल आपको बिहार बोर्ड में BSCB में पूछ चुका है कि NaBr जो है ये कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमोर्फोस सॉलिड। तो याद रखना जितने भी आयनिक सॉलिड होंगे ऑल आर क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अलावा डायमंड है, ग्रेफाइट है, बेंजोइक एसिड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, नैप्थेलिन बॉल है, आइस है, शुगर है और आयोडीन है और क्वार्ट्ज है। EDC में कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि इतना ही सारा एग्जांपल है, बट ये NCERT से, NCERT इसको कंसीडर करता है, इसमें से कुछ NCERT क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, तो इतना काफी है आपके सिलेबस के लिए, ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एमोर्फोस सॉलिड के बारे में, ठीक ना। हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को और दूसरा एमोर्फोस सॉलिड को, ठीक ना। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनेशन देखा, उनके सारे प्रॉपर्टीज देखा, उनके एग्जांपल्स को देखा। अब बारी आती है किसकी, एमोर्फोस सॉलिड की। तो दूसरा हमारा हो जाएगा एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड क्या हो गया एमोर्फस सॉलिड, मैंने बताया था वैसे भी कि एमोर्फस जो होता है A प्लस मोर्फस होता है, और यहाँ पर इसका मतलब होता है कि नॉट होगा इसका मीनिंग, अमोर्फस का मतलब होता है इसका फॉर्म होगा। मतलब बोल सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ सॉलिड which are not having regular शेप, साइज या फॉर्म, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, इज कॉल्ड अमोर्फस सॉलिड, इज कॉल्ड अमोर्फस सॉलिड। वैसे सॉलिड जिनका कोई भी शेप और साइज रेगुलर नहीं होता, फिक्स नहीं होता, वैसे सॉलिड को क्या बोलेंगे हम लोग, एमोर्फस सॉलिड बोलेंगे। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फटाफट इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। चलिए लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमोर्फस सॉलिड। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं ये बात करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो अभी बताया डिफिनेशन में ही कि दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप, रेगुलर शेप एंड साइज कीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, रेगुलर शेप एंड साइज। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इनके जो पार्टिकल जो अरेंज होंगे, किनके, एमोर्फस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल अरेंज होगा वो क्या बोलता है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को शो करेगा। लिखेंगे दे शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब बात आएगी क्या कि सर शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है। चलो देखो यहां पर स्टार देके लिख लेंगे हम लोग, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है। देखिए हमने पिछले क्लास में बताया था लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में।
तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में बताया था कि पूरे क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक समान होगा, एक जैसा होगा। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, शॉर्ट रेंज क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, सॉरी लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते थे। यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ पर पार्टिकल इस तरीके से रेंज है, इस तरीके से, ठीक ना। फिर यहाँ पर इस तरह से बड़ा बड़ा पार्टिकल आ गया, फिर यहाँ पर बड़ा पार्टिकल आ गया, फिर यहाँ पर छोटा पार्टिकल आ गया, फिर यहाँ पर बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल, फिर छोटा पार्टिकल, इस तरीके से, फिर बीच में कहीं बड़ा पार्टिकल, छोटा पार्टिकल, इस तरीके से रेंज होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि एमोर्फस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रेगुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है, ठीक ना। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या था कि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो थे वो बिल्कुल एक समान पूरे क्रिस्टल में थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर इस पार्टिकल को देखा तो ये पार्टिकल मेरा इस साइज का है और ये पार्टिकल बगल वाला पार्टिकल भी सेम इसके जैसा, सेम इसके जैसा, सेम इसके जैसा। तो ये पार्टिकल अपना रेगुलर पैटर्न अरेंज करता है, अरेंजमेंट को, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को शो करता है, रिपीट करता है, लेकिन कितना देर तक, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक, बहुत ही कम दूरी तक, ठीक ना। ये पूरे इंटायर क्रिस्टल में सेम नहीं है। देखो यहां से लेकर के यहां तक सेम है, लेकिन फिर यहाँ पर बड़ा बड़ा पार्टिकल, ये बड़ा बड़ा पार्टिकल का भी अरेंजमेंट कितना है, यहां से लेकर के यहीं तक है। तो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस तक ये अपना अरेंजमेंट पैटर्न को रिपीट करता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर हो गया। वहां पर क्रिस्टलाइन के केस में क्या था, क्रिस्टलाइन के केस में था ये चीज कि पूरा क्रिस्टल में पार्टिकल एक जैसे अरेंज हुआ करते थे। कहीं पर भी जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, ये सब जगह एक समान था। इसीलिए इसको बोलते थे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग डिस्टेंस होता है, यहां तक नहीं, पूरे का पूरा इंटायर क्रिस्टल में। यहाँ पर इंटायर क्रिस्टल में सेम नहीं होगा। इस इंटायर क्रिस्टल में बहुत कम डिस्टेंसेस के लिए, वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इनके पैटर्न्स रिपीट करते हैं। आई बात समझ में। इसीलिए इनको क्या बोला गया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोला गया, ठीक है। तो लिख लेंगे इसका डिफिनीशन, लिख लीजिए कि इट इज द repeated pattern of arrangement of constituent particle will be same at very short distances. This is called शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलेंगे। बहुत कम डिस्टेंस तक सेम है, पूरा का पूरा एंटायर क्रिस्टल में क्या है, सेम नहीं है, ठीक ना। तो नोट कीजिए, पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि दे हैव नॉट फिक्स्ड रेगुलर शेप एंड साइज। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ा दे शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है, रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट of constituent particle will be same at very short distances. This is called क्या, short range order. Note down फटाफट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे अमोर्फस सॉलिड का। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है क्या कि दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। लिखेंगे तीसरा जो प्रॉपर्टी होगा इनका कि दे सो, लिखेंगे तीसरा जो प्रॉपर्टी होगा अमोर्फस का कि अमोर्फस सॉलिड सो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। अब बात आएगी कि सर ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्टार लिख लेंगे और लिखेंगे कि आइसोट्रोपिक क्या होता है। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज मतलब आइसो का मतलब क्या होता है, आपको पता है आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है वो क्या शो करता है, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता था, ठीक ना। उसका डिफिनीशन बताया गया था कि क्रिस्टल जो भी लैटिस है हमारा वो 3 डायमेंशनल होता है और तीनों डायमेंशनल यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में उसका वैल्यू क्या आ जाता था, अलग अलग आ जाता था। यहाँ पर क्या है, आइसो मतलब सेम। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई अमोर्फस सॉलिड है
और अगर उसके हम तीनों डायरेक्शन में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को मेजर करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में भी उसका वैल्यू क्या होगा, सेम जैसा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन, इसके बाद समझेंगे। लिखो तो कहेंगे इट इज द properties in which the magnitude of physical quantity like refractive indexes, resistance, refractive indexes, resistance, electrical conductivity, etc. have same value in all different direction is called isotropic properties। ठीक ना, मैंने क्या बोला कि वैसा प्रॉपर्टीज जिसमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई, रेजिस्टेंस की बात हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो गई, etc. और भी सारे फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। ठीक है, हैव सेम वैल्यू इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड क्या, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एनाइसोट्रोपिक में क्या था, अलग अलग डायरेक्शन में जाता था तो इनका वैल्यू क्या आते थे, अलग अलग आते थे, इसलिए उनको बोला जाता था एनाइसोट्रोपिक। यहाँ के केस में क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में भी वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आई बात समझे, और क्यों सेम मिलेगा, ड्यू टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर की वजह से। ठीक ना, बहुत कम डिस्टेंस तक आपको क्या था, सेम था, बाकी नेक्स्ट अलग अलग आपको साइज का पार्टिकल मिल जाता था। ठीक ना, तो इसको हम लोग समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूं। हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का एमॉर्फस सॉलिड है, पार्टिकल को मैंने इस तरीके से अरेंज किया, फिर बड़ा बड़ा, फिर छोटा छोटा, इस तरीके से, फिर छोटा छोटा, फिर बड़ा, छोटा छोटा, इस तरीके से, मतलब कोई पार्टिकल है। ठीक है, इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज किया गया है इनका। है ना, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका क्या, जेड एक्सिस। ये क्या हो गया आपका, इस डायरेक्शन में आपका जेड एक्सिस हो गया। हमने मान लो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को लिया, या कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कुछ भी ले सकते हो। हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को लिया और बोला क्या कि इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर इसका वैल्यू 5 ओम है तो वाई एक्सिस के भी एलोंग कितना होगा, 5 ओम ही होगा, और जेड एक्सिस के एलोंग भी कितना होगा, 5 ओम ही होगा। मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बावजूद भी इनके फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का वैल्यू सेम पाया गया। इसीलिए इसे प्रॉपर्टीज को, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उस मटेरियल को बोलेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल, और इस फेनोमेना को बोलेंगे आइसोट्रोपिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आइसोट्रोपिज्म बोलेंगे। क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ पर भी एक रीजन है, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, सब मिला जुला है, एक ऑर्डर में अरेंज नहीं है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लगभग क्या होता है, सेम माना जाता है। आई बता, एवरेज वैल्यू, एवरेज की बात करूं मैं, ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज की अगर बात करूंगा तो लगभग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, आप समझिएगा बात। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट आपका एक भाई है, छोटा भाई है, ठीक है, आप दोनों आदमी आप मेला घूमने गए हो मार्केट में। ठीक है, गए आपने मेला घूमने के लिए, और क्या कीजिएगा कि आपका भाई भूल गया। ठीक है, दो मेला है। ठीक है, एक मेला आपका इधर है और एक मेला आपका इधर है। आप दो भाई हो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और दोनों भाई मिक्स कर गए, आप लोग मेला में घूमते घूमते क्या हो गए, गुम हो गया। आपका छोटा भाई चला गया इस मेले में, ठीक है, और इस मेला में गया तो इसने पाया क्या, देखा क्या कि यहाँ पर बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, लेडी भी है, बच्चा भी है,
बुजुर्ग भी है, सब लोग मिक्सड अप है। मेला में कैसे सब लोग मिक्स होता है, ठीक ना, छोटा बड़ा, ठीक ना, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, लड़कियां हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे इस मेले में। और यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि इस मेला में देखा गया कि बॉयज के लिए अलग रोज है, गर्ल्स के लिए अलग रोज है, महिलाओं के लिए अलग कतार बनाया गया है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये आपका भाई अगर यहाँ पर जाता है तो इसको खोजना आपके लिए आसान होगा, कि या भाई आपका यहाँ पर आता है उसके लिए खोजना आसान होगा। किस मेला में अपने भाई को आप आसानी से खोज सकते हो? इस मेला में जहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं है, सब लोग मिक्स्ड अप है। इस अरेंजमेंट में आपको खोजना क्या होगा? बहुत टफ काम होगा। क्यों टफ काम होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिधर नजर दौड़ाओगे उधर ही आपको सब ग्रुप के लोग मिल जाएंगे, कोई अलग ग्रुप नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दौड़ाओगे तो मालूम क्या चलेगा, नहीं बॉयज कैटेगरी में मेरा भाई लड़का है, बॉयज कैटेगरी में, तो डायरेक्ट आप बॉयज वाले कतार में जाओगे और आपको यहाँ पर इतना ढूंढोगे तो आसानी से क्या हो जाए, मिल जाएगा। तो आइसोट्रोपिक का भी मतलब यही है, यहाँ पर भीड़ है, सबका मिक्सअप है यहाँ पर। तो एवरेज कैलकुलेट करोगे तो ये आपका जो वैल्यू आने वाला है लगभग हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम। इस मेला में जाकर देख रहे हैं कि अपने भाई को किधर खोजे, इधर भी लड़का लड़कियों का झुंड है, इधर भी लड़का लड़कियों का झुंड है, इधर भी लड़का लड़कियों का झुंड है। किस डायरेक्शन में जाए भाई? जिस डायरेक्शन में जाओगे सारा सिचुएशन आपको एक जैसा मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलर अरेंजमेंट को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टलाइन के केस में, एनाइसोट्रोपिक के केस में रेगुलर अरेंजमेंट था, बॉयज 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 हर जगह बैठा हुआ, तो कहीं से भी अपने भाई को ढूंढ सकते हो। आई बस समझ में ना? चलिए नोट डाउन कीजिए। ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग, मिटाता हूं इसको। चौथा प्रॉपर्टी लिखिएगा, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बगल में लिखना रेंज ऑफ टेम्परेचर, याद रखना रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में मैंने बताया था कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। और किस में? रेंज में। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, प्लास्टिक है। मैंने कल इसको समझाया था कि अगर इस प्लास्टिक को अगर हम मान लो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं कर रहा है, तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पार्टिकल क्या करेगा, पड़ेगा, इसमें सिकुड़न होगा, है ना। फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे लिक्विडिटी की तरफ बढ़ते जाएगा, लिक्विड की तरफ बढ़ते जाएगा ये। तो ऐसा क्या है कि अगर मान लो कि इसका जो मेल्ट होने का जो कंडीशन है, बोलता है क्या कि 50 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री या 80 डिग्री टेम्परेचर के आसपास क्या करेगा, ये आपका मेल्ट कर जाएगा। यानी कि 50 डिग्री पर भी मेल्टिंग इसका स्टार्ट होगा, सॉरी 60 डिग्री पर भी मेल्ट होगा, ठीक है, 70 डिग्री पर भी मेल्ट होगा, और 80 डिग्री पहुंचते पहुंचते क्या होगा, कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर का एक रेंज हो गया, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि वहां पर पहुंचने के बाद ही मेल्ट होगा। ये 50 डिग्री से स्टार्ट होगा और 80 तक जाते जाते कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली अमॉर्फस सॉलिड का लो होता है इन कंपैरिजन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लियर है। और इनका जो टेम्परेचर का जो रेंज होता है मेल्ट करने का, वो रेंज होता है, ठीक है ना। कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता कितना ही पर ये मेल्ट करेगा, नहीं, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट होगा। उससे कम टेम्परेचर से ये मेल्टिंग स्टार्ट होता, प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट होता है, लिखेगा इसके पांचवा प्रॉपर्टीज, दे हैव वेरी लो हीट ऑफ फ्यूजन। क्या हो जाएगा, दे हैव ए वेरी लो हीट ऑफ फ्यूजन। इनका हीट ऑफ फ्यूजन क्या, हीट ऑफ फ्यूजन मैंने समझा चुका है पहले भी आपको। तो इनका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, लो होगा। लिखेगा छठा में लिखेगा इसका कि क्लीवेज प्रॉपर्टीज, क्लीवेज प्रॉपर्टीज, क्लीवेज प्रॉपर्टीज, क्लीवेज प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो क्लीवेज प्रॉपर्टीज बोलने का क्या मतलब होता है भाई। क्लीवेज प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जब किसी भी सॉलिड को अगर किसी शार्प एज टूल से कट किया जाएगा तो कटिंग सरफेस उसका कैसा मिलेगा, इसी को बोलते हैं क्लीवेज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हमने कट किया था तो उसका कटिंग सरफेस कैसा था, स्मूथ प्लेन था। ऐसा क्यों था, क्योंकि
उनके पार्टिकल रेगुलर वे में अरेंज थे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट शो करते थे। यहाँ पर जब भी हम अगर इसको कट करेंगे किसको, एमॉर्फस सॉलिड को, तो इनका कटिंग सरफेस जो होगा वो क्या होगा, स्मूथ नहीं मिलने वाला है, रफ सरफेस मिलेगा। और ऐसा रफ सरफेस मिलता है इसलिए है क्योंकि उनके पार्टिकल शॉर्ट रेंज ऑर्डर को क्या करते हैं, शो करेंगे। तो लिखेंगे कि when a amorphous solid get cut through any sharp edge tool, then the cutting surface of newly generated amorphous solid will be rough सरफेस। यहीं पर लिख लीजिएगा इसका कि ऐसा क्यों रफ सरफेस क्यों मिलेगा, लिख लेंगे इस पॉइंट के जस्ट नीचे लिखिएगा, इट इज ड्यू टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। आई बात समझ में, नोट कीजिए। क्या बोलिएगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी एमॉर्फस सॉलिड के क्या होगा, जब एमॉर्फस सॉलिड को किसी भी क्या करेंगे, शार्प एज टूल से जब उसको कट किया जाएगा तो कटिंग जो सरफेस होगा वो कैसा मिलेगा, आपको रफ सरफेस मिलेगा। रफ क्यों मिलेगा, क्योंकि उनका क्या है, पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट को शो करेगा। इसलिए जैसे कि आपके घर में देखा होगा कोई थर्मोकोल देखे होंगे, थर्मोकोल शादी विवाह में जनरली डेकोरेशन के रूप में लगाया जाता है, या फिर आप वहां से टीवी फ्रिज खरीद करके लाते हो तो वहां पर देखोगा गत्ता टाइप में दिया रहता है। आप उसको कट करके देखो देंगे तो वहां पर रुखड़ा नहीं लोगे, कट करोगे तो प्लेनर नहीं मिलेगा, इसमें चिकना नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे जो दाने टाइप के जो होते हैं उजले उजले कलर के, ये ऊपर नीचे जैसे तैसे इरेगुलर वे में क्या होता है, अरेंज होता है। ठीक ना, तो ये आपका 6 प्रॉपर्टीज हो गया किसका, अमॉर्फस सॉलिड का। ठीक ना, इसमें एक 2 प्रॉपर्टीज और कहता है कि अगर एमॉर्फस सॉलिड को अगर थोड़ा सा हीट बढ़ा दिया जाए, यानी कि थोड़ा उसको टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, तो कहता है कि वो मेल्ट होने लगता है और मेल्ट हो करके लिक्विडिटी की तरफ बढ़ता है, यानी कि लिक्विड स्टेट को ऑब्टेन करता है ये। ठीक ना, जिसकी वजह से ये स्लोली धीरे धीरे लिक्विड के जैसा फ्लो होने लगता है, और इसीलिए कभी कभी एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 7वां प्रॉपर्टी लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 7वां प्रॉपर्टी लिख लीजिए, 7 प्रॉपर्टीज देखना है कि when an amorphous solid get heated, then it flow slowly like a liquid. So amorphous solid is also known as supercooled लिक्विड। आई बात समझ में, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है किसको, एमॉर्फस सॉलिड को। क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि जब इसको टेम्परेचर थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, अगर थोड़ा सा गेट हीटेड, देन इट फ्लो स्लोली लाइक अ लिक्विड। लिक्विड कैसे फ्लो करता है, ठीक उसी प्रकार ये भी क्या करेंगे, फ्लो करने लगेंगे, और इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है ना, बाकी हमने पहले भी बता चुका था कि एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है, फॉल सॉलिड भी बोला जाता है, और इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। तो इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिख लेंगे, लिखिएगा
एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। और इनके जो एग्जाम्पल होंगे लिखिएगा, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, रबर ग्लास, टेफ्लॉन, सेलोफोन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीथीन, है ना, ईटीसी बहुत सारे होंगे। आपको बस 3 याद रखना है मेनली रूप से। कौन कौन? प्लास्टिक याद रखिएगा, रबर याद रखिएगा और ग्लास याद रखिएगा। ये टेफ्लॉन है, सेलोफेन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है, पॉलीथीन, ये सब जितने भी हैं ये सब के सब क्या है? पॉलीमर है, ठीक ना। तो जितने भी पॉलीमर है, ये कपड़ा हो गया, ये फोम जो हो गया, यहाँ पर लिख लो एक और एग्जाम्पल है, गम लिख लो, गम जो हो गया, ये जो गम हम लोग जो चिपकाते हैं, ठीक ना, तो बिल्कुल वो भी सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, तो गम भी हो गया, ठीक है। जितने भी टाइप के पॉलीमर्स हैं, ऑल पॉलीमर जो होंगे ये सारे के सारे ईटीसी कर दो, ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके पास एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल होगा, ठीक है। नोट डाउन फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस देख लिया हम लोगों ने, इनके एग्जांपल को देख लिया, इनके सारे प्रॉपर्टीज को देख लिया। अब थोड़ा सा इन लोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम लोग, ठीक ना। लिखेंगे some important point, some important point। सारा चीज जैसे जैसे सब नोट करते जाइएगा, कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए बोर्ड पर से, ठीक ना। सारे के सारे आपको काम करेंगे, ठीक ना। कंपटीशन के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एग्जाम में, क्योंकि बिहार में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, तो काम आ जाएगा। लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला जो हम लोग का जो टर्म होता है लिखेंगे वो होता है आइसोमॉर्फस, मॉर्फस सॉलिड। आइसोमॉर्फस क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, आइसोमॉर्फस, है ना। आइसोमॉर्फस का मतलब, आइसो का मतलब सेम और मॉर्फस का मतलब रूप, ठीक ना, एक जैसा रूप। कहता है कि जब कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड एक या दो रूप है उनका, और दोनों या दो से अधिक रूप जो आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर शो कर दे। कहने का मेरा मतलब यह है कि मान लो कि यहाँ पर एक्स है, वाई है, जेड है, ये क्या है? ये 3 कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? 3 ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और तीनों का शेप कैसा हो जाए, रूप कैसा हो जाएगा, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, सेम हो जाएगा, तो इन तीनों को हम लोग बोलेंगे कि ये तीनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फस है। और ये पूरा फिनोमेना जो होगा वो क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर एक जैसा पाया जाए, एक जैसा उनका शेप और साइज हो जाए, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये परिघटना क्या कहलाएगी? आइसोमॉर्फिज्म। तो लिख लेंगे मेरे भाई, जल्दी से लिखेंगे, when 2 or more than 2 crystalline solid having similar structure या सेम स्ट्रक्चर, जो भी बोल सकते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिमिलर crystalline structure, then it is called isomorphous solid, isomorphous solid, and this phenomena is known as isomorphism, स्पेलिंग देख रहे भाई, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है, दूसरा होता है आपका इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा, पॉलीमॉर्फस
सॉलिड किसको बोलेंगे? पॉलीमॉर्फस। पॉली का मतलब क्या होता है बताओ तो? पॉली का मतलब पढ़े हैं सो मेनी। क्या होता है? सो मेनी। अगर कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर बहुत सारे रूप में पाया जाता है, ठीक ना, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत सारे रूप में पाया जाएगा तो उसको बोला जाएगा पॉलीमॉर्फस का सॉलिड बोला जाएगा, ठीक ना। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे बहरूपिया का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। ये क्या करता है कि कभी लड़का का रोल करता है, कभी लड़की का रोल प्ले कर देता है, ठीक ना, कभी जो लड़का मतलब कुछ भी कर दे। एक ही इंसान होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रोल प्ले करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर पॉलीमॉर्फस बोलेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे when a crystalline solid are found in so many form is called polymorphous solid, and this phenomena is called polymorphism, ठीक ना। क्या है दो प्रॉपर्टी? दो यहाँ पर आइसोमॉर्फस का मतलब होता है कि क्या कि दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सबका रूप कैसा हो? सिमिलर हो, तो बोलेंगे इसको आइसोमॉर्फस। और एक ही क्रिस्टल लैटिस है, एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है और बहुत सारे रूपों में पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। क्लियर है? नोट कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नोट डाउन। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा लिखिएगा तो सिलिका के बारे में। सिलिका का नाम सुनेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है SiO2 होता है। क्या होता है? SiO2। सिलिका के दो वैरायटीज होते हैं। एक वैरायटी जो होता है आपका क्वार्ट्ज होता है। क्या होता है बाबू? क्वार्ट्ज। और दूसरा जो वैरायटी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास। क्या बोलते हैं? ग्लास। तो सिलिका का जो क्वार्ट्ज वैरायटी होगा ये क्रिस्टलाइन होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ठीक है। और जो ग्लास होता है वो कैसा होता है? एमॉर्फस होता है। कैसा होता है? एमॉर्फस नेचर का। अभी अभी तो मैंने बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल कौन सा? क्वार्ट्ज। ग्लास किसका एग्जांपल है? एमॉर्फस सॉलिड का। बताया था ना। तो ग्लास और क्वार्ट्ज दोनों क्या है? सिलिका से बने होते हैं। यानी कि इन दोनों का जो मदर हो क्या? वो सिलिका है, ठीक है। लेकिन क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है और ग्लास जो होगा किसमें? एमॉर्फस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि SiO2 का सिलिका का दो वैरायटी, एक क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा और ग्लास जो होता है वो कैसा होता है? एमॉर्फस, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखिए। प्रॉपर्टी तो पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। चौथा पॉइंट लिखिएगा। कहता है क्या कि when quartz get heated and rapidly cooling, then the ग्लास इज फॉर्म। कहता है क्या? कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि क्वार्ट्ज को हीट करके और बहुत तेजी से उसको ठंडा कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा? ग्लास बन जाएगा। ग्लास मतलब ये विंडो का जो शीशा जो होता है ना, उसी को ग्लास बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लास बनाने क्या है? क्वार्ट्ज को क्या करो आप? तेजी से हीट करो, पूरा हीट कर दो और फिर उसको क्या करो? तुरंत उसको फास्टली क्या कर देंगे? कूल कर देंगे। तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? ग्लास में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? याद रखिएगा पांचवा पॉइंट, आर्टिफिशियल जो रेन होता है, आर्टिफिशियल रेन
देखे होइएगा मूवी में, जितने भी मूवी में जो बारिश जो होता है मूवी में, देखे होंगे कभी कोई गाना चल रहा हो, कोई मूवी में कोई बहुत गाना चल रहा है, ठीक ना, खास करके जब बात होती है, देखे होंगे कोई मूवी में कोई टिप टिप बरसा पानी, कौन कौन सा बहुत सारा पानी है, जो वो आर्टिफिशियल रेन होता है जो मूवी में शूट किया जाता है। तो वो आर्टिफिशियल रेन होता है तो क्या होता है कि वो डब 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 पड़ता है ना, वो एक्चुअली में क्रिस्टल होता है, लिक्विड का क्रिस्टल होता है ना। तो आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, एक लिक्विड क्रिस्टल है, लेकिन वो कौन सी वैरायटी में आता है, एमोर्फस होता है, ठीक ना। तो लिख लेंगे आर्टिफिशियल रेन, इट इज अ लिक्विड क्रिस्टल। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल होता है। और ये लिक्विड क्रिस्टल बोलने से मत समझ लेना कि लिक्विड क्रिस्टल लिखा होता है क्रिस्टलाइन हो गया, नहीं, ये कैसे होते हैं, एमोर्फस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एमोर्फस होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या कि लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमोर्फस सॉलिड, क्या मारोगे, एमोर्फस सॉलिड मारोगे। आई बात समझ में, एमोर्फस सॉलिड। जल्दी से नोट करो, एक दो पॉइंट और है, फटाफट करते हैं। देखेंगे छठा में वोलाटिक सेल, फोटो वोलाटिक सेल होता है। फोटो वोलाटिक सेल क्या होता है, फोटो का मतलब होता है क्या बाबा, लाइट होता है, और वोलाटिक का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का बैटरी, एक प्रकार का सेल है जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये करता क्या है, देखो लिखिएगा सबसे पहले कि इट इज अ device which convert light energy into electrical energy। याद रखिएगा, फोटोवोल्टाइक जो सेल होता है एक प्रकार का डिवाइस है, ये करता क्या है कि लाइट एनर्जी को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि सोलर प्लेट आप देखे होंगे, तो उसमें जो सेल होता है वो फोटोवोल्टाइक सेल होता है, ठीक है। इसको बताने का मतलब क्या था कि यहां पर बोलता है कि फोटोवोल्टाइक सेल इट कंसिस्ट ऑफ एमोर्फस सिलिकॉन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा आपसे, बोलेगा कि फोटोवोल्टाइक सेल में कौन सा ऐसा चीज पाया जाता है जो कि लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एमोर्फस सिलिकॉन होता है, ठीक ना। बोलेगा कि फोटोवोल्टाइक सेल में जो सिलिकॉन पाया जाता है ये एमोर्फस होता है कि क्रिस्टलाइन, तब क्या बोलोगे, एमोर्फस बोलोगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट छठा हो गया। सातवां पॉइंट लिखिएगा। सातवां पॉइंट बोलता है आपका कि व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड को व्हेन एमोर्फस सॉलिड को यदि आप हीट करते हो, क्या करते हो, हीट, तो ये बनता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिएगा, आज जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करोगे, आप कूल कर दोगे, क्या कूल कर दोगे, कूल, तो क्या बन जाएगा, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि एमोर्फस सॉलिड को हीट करेंगे तो कौन सा सॉलिड बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो कौन सा बनेगा, फिर से क्या बन जाएगा, एमोर्फस सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। चल, ये खत्म हो गया आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और भी आपको मिलेगा, ठीक ना, धीरे धीरे आप इसी करते जाओगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक ना। क्वेश्चन में सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द crystalline
राइट द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, याद रखिएगा, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये आपको BSEB बिहार बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में ये 2021 में ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। 2021 में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लिखिए, इसका आंसर लिखवा देता हूं। वैसे आप लोग लिख भी सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फटाफट देखो, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। एक तरफ लिखिएगा, ऐसे आंसर कर दीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा प्रॉपर्टीज, एक तरफ लिखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे तरफ लिखिएगा एमोर्फस सॉलिड। ठीक है ना, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, एमोर्फस सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ, शेप एंड साइज क्या रहता है इसका, रेगुलर होता है, बगल में लिख दीजिएगा फिक्स्ड। इसका क्या लगेगा, इरेगुलर होगा, इरेगुलर क्या होगा, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स्ड हो जाएगा। दूसरा होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल बोले तो कौन सा पार्टिकल, पार्टिकल। मोड बोले तो क्या, कौन सा पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कैसा होगा ये बताओ, इसमें हो जाएगा कृत्य में लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें क्या होगा मेरे भाई, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर है। तीसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा इसका आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ये कैसा शो करेगा क्रिस्टलाइन, एनाइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी शो करेगा, जबकि ये कैसा शो करेगा, आइसोट्रोपी शो करेगा। पढ़ चुका हूं हम लोग। चौथा में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी हाई, बगल में लिखेगा ना शार्प। ये क्या होगा, वेरी लो, बगल में लिखना इन रेंज, रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा पॉइंट लिखना क्लीवेज प्रॉपर्टीज, क्लीवेज प्रॉपर्टीज कैसा होगा इसका, स्मूथ सरफेस, स्मूथ प्लेन कर दो, स्मूथ प्लेन। और एक ऐसा मिलेगा रफ प्लेन हो जाएगा। छठा में लिखेगा हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वेरी हाई, इसका क्या होगा, वेरी लो हो जाएगा। सातवां में लिखना एग्जाम्पल इसका, बस 2 में NaCl, डायमंड, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। और इसका एग्जाम्पल लिखेगा, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, एमोर्फस के प्लास्टिक हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमोर्फस सॉलिड में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको कर लेना है बहुत बढ़िया से। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन है कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, तो लिखते हैं उसी चीज को, पहले इसको नोट करो तो फटाफट जल्दी से, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक हम लोग का एमोर्फस क्रिस्टलाइन। नोट कीजिए फटाफट। सब पढ़ा दिया गया है, पूरा याद रखिएगा, क्योंकि मेरा टॉपिक का टेस्ट भी होगा। ठीक ना, बस समझिएगा कि बस ऐसे ही काम हो रहा है। हम टेस्ट भी ले लेंगे, कभी भी ले सकते हैं टेस्ट,
जितना पढ़ाएंगे उतना ही से क्वेश्चन सेट करके और टेस्ट ले सकते हैं आप लोग का, इसलिए तैयारी करते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं। आइए क्वेश्चन में कहता है वाई ग्लास इज कंसीडर एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको जेई मेन में भी बहुत पहले पूछ चुका है, 2004 या 5 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से सुपर कूल्ड लिक्विड कौन सा है, तो मारेंगे क्या, ग्लास, ठीक है ना। सुपर कूल्ड लिक्विड हम लोग जनरली बोलते थे कि अमोर्फस सॉलिड के लिए भी, लेकिन हम लोग करते क्या है कि सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब होता है कि सबसे बढ़िया उसके लिए फिटेड एग्जांपल कौन सा है, ग्लास होगा। आप ग्लास को देखोगे कि आज मान लो ग्लास खरीद लाया, 5 साल बाद देखोगे तो ग्लास का ऊपरी जो परत है वो पतला होते जाएगा और नीचे धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर मिलने पर क्या करता है कि वो अपना फेज चेंज करने लगता है ना, तो धीरे धीरे लिक्विड की तरफ, लिक्विड के जैसा बन जाता है वो, ठीक ना। तो जब भी ग्लास को आप हीट करोगे तो लिक्विड के जैसा फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। लिखेंगे व्हेन ग्लास इज हीटेड then it flow slowly like a liquid, so glass is considered as super cold लिक्विड। ठीक है, चलिए आज की कहानी हम लोग यहीं तक रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ, बोलेगा कि इनमें से कौन कौन क्रिस्टलाइन है, कौन कौन एमोर्फस है, तो आप बना कर देखिएगा एनसीईआरटी से। नहीं बनेगा तो कल वो क्वेश्चन करवा देंगे। कल का टॉपिक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। आज के टॉपिक में क्रिस्टलाइन और एमोर्फस हम लोग समाप्त करिए, इसके आगे अब एमोर्फस सॉलिड आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक ना। अब जो भी होगा हम लोग का अब सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन की बातें होंगी, ठीक ना। एमोर्फस की कहानी खत्म नहीं तक, कल 1-2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप का देखेंगे हम लोग, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो कंपटीशन सेक्शन में पूछा गया, 2-4-5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक ना। आज के लिए यहीं तक, ठीक है, थैंक यू।